आज की सीरीज़ में हम लोग प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति से जुड़े हुए उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खासतौर से यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था उसके बेस पर जो लेखपाल भर्ती एग्जामिनेशन होने जा रही है उसके लिए। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सेक्शन के लिए, इस सीरीज़ के लिए। सबसे पहले तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं। प्रधानमंत्री से जुड़े हुए चीज़ें हैं, बट यहाँ पर वोट ऑफ ट्रांसफरेबल की जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रोसेस है उन चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वोटर क्या होता है सिस्टम ही, जैसे समझिए कि आप जब चुनाव में किसी इलेक्शन में वोट देते हैं तो वोट जब आप देते हैं तो आप सिंगल एक ही वोट देते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है कि लेकिन वह तमाम कैंडिडेट में से अपनी एक प्रायोरिटी तय करते हैं। आप सिंगल एक व्यक्ति को तय करते हैं कि हाँ ये इसके लिए बेहतर है। अभी यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको कि इसका जो चुनाव होता है वो गोपनीय होता है, यानी पूरी तरह से गोपनीय होता है। आप इसमें जनरल लोग यानी कि जो असेंबली में रहने वाले लोग या फिर किसी भी टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते हैं। जो विधायकी में हैं या फिर जो एमएलए हैं वही लोग केवल इसमें हिस्सा लेते हैं। तो उस समय के टाइम में ये लोग अपनी प्रायोरिटी तय करते हैं एक कैंडिडेट के लिए और वह बैलेट पेपर पर अपना जो है डिस्कशन एक डिसीजन बता देते हैं कि उनकी पहली पसंद कौन है तथा दूसरी और तीसरी कौन है। अब इसमें क्या होता है कि जो पसंद वाले वोट हैं उससे अगर विजेता का कोई मान लीजिए कोई इलेक्शन में उसमें राष्ट्रपति नहीं चुना गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उम्मीदवार के खाते में दूसरी पसंद और सिंगल वोट की तरह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि जो सेकंड नंबर पे होगा उसको या फिर जो थर्ड नंबर पे होगा उसको वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर पहले वाले का चुनाव नहीं होता है तो। इसलिए इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। ये प्रोसेस अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट इसी तरह से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब इसमें जो प्रोपोर्शनल होता है किसी की विजेता की जो है घोषणा होने के लिए, यानी कि वो चुनाव जीता है या नहीं, ये चीज़ पता लगाने के लिए क्या प्रोसेस होता है कि वोट डालने वाले सांसद और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। यानी जो सांसद हैं उनका वेटेज और जो विधायक हैं उनका वेटेज दोनों को अलग अलग से लिया जाता है। किस तरह से, दो राज्यों के जो कोई भी दो राज्य है मान लीजिए विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होगा, दो अलग अलग राज्य। यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। सिंपल सी चीज़ समझिए कि आप एक स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट का कोई विधायक है और वहाँ पर टेरिटरी में पाए जाने वाले लोगों की जो संख्या है दूसरे जगह पर जो विधायक होगा उसकी टेरिटरी में रहने वाले जो लोगों की संख्या होगी उसमें डिफरेंट होगा, बट विधायक सेम होंगे। तो वहाँ पर जो डिफरेंस वहाँ के लोगों में है यानी कि जो वहाँ की जनसंख्या में है उसी के आधार पर उसका वेटेज भी अलग अलग होगा क्योंकि जनसंख्या अलग अलग है। प्रोसेस ये होता है कि वोटेज निकालने के लिए जो वेटेज का प्रोसेस होता है, पॉपुलेशन जितने होते हैं उसमें इलेक्टेड जो भी एमएलए है उसकी संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। जो भी पॉपुलेशन है उसको इलेक्टेड एमएलए की संख्या डिवाइड करते हैं। इससे जो नंबर आता है उसे फिर 1000 से डिवाइड किया जाता है, 1000 से। ये एक यूनिटरी मेथड है। अब वहाँ पर 1000 से भाग देने के बाद में जो अगर उसका जो रिमाइंडर है यानी शेष जो बचा वो 500 से ज़्यादा होगा तो उसमें 1 प्लस कर देंगे और अगर 500 से कम होगा तो उसे वैसे ही रहने देते हैं। इसी तरह से अब सांसद, ये विधायक का हुआ। अब सांसद की बात करें तो उनके जो वोट पड़ते हैं उनके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे कि सबसे पहले सभी राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स जितने भी होते हैं वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। जितनी भी विधानसभाएं हैं उसके इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन सभी का जो है वेटेज, वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। तो उस समय जब डिवाइड करते हैं इसमें भाग देने पर अगर शेष 0.5 से ज़्यादा बचता है तो वेटेज में एक इजाफा हो जाता है, यानी +1 कर देते हैं। ये प्रोसेस इसमें अपनाया जाता है। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और समझते हैं कि क्या फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या नौकरशाही के पास? तो वास्तविक कार्य जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, यानी देश को चलाने का जो अधिकार है यानी मूल एक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति के विषय में हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति केवल कानून या व्यवस्था को जो है फॉलो कराने के लिए या फिर यूँ समझ लीजिए कि किसी कानून को कानून बनने के रूप को देने के लिए उस पद पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त जो मूल कार्य है वह प्रधानमंत्री का ही होता है देश भर में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता,
निवास करती है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार वास्तविक जो सुप्रीम पावर किसे मिली है वो प्रधानमंत्री को मिली है। ये सीधे सा प्रश्न का उत्तर है। इन चीज़ों को तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, याद रख सकते हैं आप आसानी से। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। यानी संसद में जो संसद के माध्यम से शासन होता है देश में, पूरे विश्व मतलब कंट्री में, वो कहाँ से शुरू हुआ था। देखिए, जब संसदीय प्रणाली की बात करें, इससे पहले क्या होता था, राजाओं का काल होता था। राजा होते थे, मुगल जैसे इंडिया में आए, या इसके अलावा एम्परर होते थे, तो किंग वगैरह या क्वीन वगैरह ये शासन करते थे। लेकिन जब संसद का प्रोसेस शुरू हुआ है तो संसद का प्रोसेस जो है ब्रिटेन से शुरू हुआ। सबसे पहले ब्रिटेन में ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया, जिसके माध्यम से वहाँ से उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें फेमस हुई। भारत की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ बनाया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की प्रक्रिया जो है नियुक्ति के माध्यम से होती है। ध्यान रखें कि निर्वाचन के माध्यम से नहीं। अब समझिएगा बात को ज़रा ध्यान से। हम लोग निर्वाचन करते हैं एमएलए और एमपी का, ध्यान दीजिएगा बात में, एमएलए और एमपी का। तो एमएलए बेसिकली हम चुनते हैं। जब हम एमएलए चुनते हैं तो जिस पार्टी के एमएलए वहाँ पर अधिक चुने जाते हैं, कोई भी एक पार्टी अगर होगी उसके एमएलए अधिक चुने जाते हैं, तो वो एमएलए अपने लिए एक जो प्रधानमंत्री होता है उसका चुनाव करते हैं, और उसके बाद उसे नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि आपके लिए एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो निर्वाचन कभी नहीं लगाएंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे, निर्वाचन केवल हम एमएलए का करते हैं, प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर निर्वाचन नहीं करते हैं। अभी आप इलेक्शंस देखते हैं तो आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमने मोदी को वोट दिया, तो डायरेक्ट आपने मोदी को वोट नहीं दिया है। आप ध्यान रखिए कि आपने एमएलए को वोट दिया है, बीजेपी पार्टी के जो भी एमएलए हैं, और उन पार्टी की मेजॉरिटी अधिक होने के कारण उन्होंने अपना नेता चुना और जिसे नियुक्त किया राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के तौर पर। यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है। देखिए, अभी बार हम बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक जरूर करें वीडियो को, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री पद के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 35 वर्ष उम्र भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए होती है, और 25 वर्ष उम्र जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए होती है, न्यूनतम उम्र। हालांकि आज तक ऐसा जो है कभी भी 23-24 उम्र में कोई प्रधानमंत्री भारत का नहीं बना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 23-24 नहीं बल्कि 26 या 27, यानी 25 तो न्यूनतम उम्र है, 26 या 27 की उम्र में कोई नहीं बना है, यानी इस न्यूनतम उम्र में। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति के माध्यम से दिलाई जाती है, और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाने के साथ साथ गोपनीयता की शपथ भी दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका। तो उच्च सदन में बहुमत दल होना चाहिए, निम्न सदन में भी बहुमत दल, और किसी भी सदन का सदस्य हो, ऐसा तो नहीं। यहाँ पर कोई इनमें से नहीं है। प्रधानमंत्री वह व्यक्ति चुना जाता है जो बहुमत दल का नेता हो। उच्च और निम्न से यहाँ पर अभी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है या रह सकती है। तो वह 6 महीने तक जो है भारत का प्रधानमंत्री रह सकता है, यानी कि किसी भी सदन का सदस्य बने हुए मंत्री पद पर रहने की बात की जा रही है, तो मंत्री पद रहने के लिए आवश्यक है ये। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि 6 माह की समय सीमा उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष निर्धारित की थी। 6 माह की जो है समय सीमा उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष निर्धारित की थी। तो यह वर्ष 1997 में निर्धारित की गई थी। 6 माह की समय सीमा तय की गई थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि आमतौर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त करते हैं। तो आम तौर पर प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं राष्ट्रपति के तौर पर। यहाँ पर जो बहुमत दल का नेता होता है वही होता है, बट यहाँ पर जो है चुनाव मंत्रियों के द्वारा किया जाता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है क्या। तो लोकसभा में जब तक विश्वास प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है, और जहां अविश्वास आ गया तो वह पद से पदच्युत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक का कार्यकाल होता है। वैसे 5 वर्ष का रहता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक्सटेंशन होते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है।
तो यह अनुच्छेद में कोई विशेष प्रावधान नहीं है नियुक्ति और निर्वाचन के लिए। इसके लिए एमएलए चुने जाते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री के पद से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह बात संविधान के अनुच्छेद 74 में कही गई है कि भारत के राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री होगा और उसके साथ में एक मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा? तो अनुच्छेद 75 में इसकी प्रावधान दिए हुए हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निर्दिष्ट हैं? यानी किस में कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि मंत्रिमंडल संघीय की बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो संघीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। एंड द नेक्स्ट वन कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखें कि इससे पहले नीति आयोग नहीं था, वर्ष 2014 के बाद में यह अस्तित्व में आया है नीति आयोग। इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसी को नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया है। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति एकता परिषद NIC के अध्यक्ष पद पर प्रधानमंत्री वास करते हैं, यानी प्रधानमंत्री निवास करते हैं वहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का प्रवक्ता कौन व्यक्ति होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जब भी होते हैं तो उसमें राष्ट्रपति नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं होते, मुख्य न्यायाधीश नहीं होते, प्रधानमंत्री प्रवक्ता के तौर पर कार्य करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जब भारत की तरफ से किसी देश में जाया जाता है। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था? तो मार्ले ने प्रधानमंत्री में समकक्षों में प्रथम कहा था। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे? तो ये 1980 में उच्चतम उच्च न्यायालय ने, दिल्ली के हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले मोरारजी देसाई ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। मोरारजी देसाई अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद से अपने त्यागपत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? तो इंदिरा गांधी शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य थी। इनके अतिरिक्त इंदिरा गांधी के अतिरिक्त HD देवेगौड़ा जी भी राज्यसभा के सदस्य थे, IK गुजराल और साथ में मनमोहन सिंह, इतने लोग राज्यसभा के सदस्य थे जिस समय उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने? तो मुख्यमंत्री के पद से प्रधानमंत्री के पद पर जाने वाले कुल अब तक 6 व्यक्ति हैं, जिसमें मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा व नरेंद्र मोदी। ये सभी लोग प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री थे अपने अपने राज्यों में। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत के राजनीतिक इतिहास में अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में किस मंत्री ने पदभार संभाला था? तो अस्थायी की बात की जा रही है यहाँ पर, कंटिन्यूसली नहीं। तो गुलजारी लाल नंदा जी ने यहाँ पर अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार कुछ समय के लिए संभाला था। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, यहाँ प्रधानमंत्री की बात नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह एक संवैधानिक संस्था है। तो संविधान में PMO के विषय में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह असत्य है। यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है, बिल्कुल यह सही है। इसे एक विभाग की स्थिति दी गई, बिल्कुल यह भी सही है। और इसके अंतर्गत कोई संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, यह भी सही है। यानी इसके अंतर्गत कोई भी जो दूसरे कार्यालय जुड़े रहते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, यह केवल प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को निम्न में से किस अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देने का प्रावधान है? तो चुनाव आयुक्त को, या फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। तो उपरोक्त सभी को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से अधिकारियों को नियुक्ति के संबंध में सलाह देने का प्रावधान प्राप्त है।
तो ये थे आज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।